हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द गोल्डन थ्रेशोल्ड जिसे लिखा था सरोजनी नायडू ने। गोल्डन थ्रेशोल्ड 40 पोएम्स का एक समूह है दोस्तों। जैसा हमने गोल्डन नोटबुक में पढ़ा, गोल्डन थ्रेशोल्ड वैसा ही है। इसमें भी 40 शॉर्ट्स पोएम को एक साथ मिलाकर सरोजनी नायडू ने उसके बारे में बताया जो उन्होंने लिखा है। गोल्डन थ्रेशोल्ड इतना बेस्ट बुक हुआ दोस्तों कि इसे 1905 में विलियम हैगमन ने इंग्लैंड में पब्लिश करवाया और यह बुक इंग्लैंड में भी बेस्ट सेलर हुआ दोस्तों। इसमें सरोजनी कहती है कि यह बुक इसलिए बेस्ट सेलर हुआ क्योंकि वे एडमंड गौशे ने उन्हें बताया था। यह बुक इतनी फेमस हुई कि लंदन टाइम्स में इसे छापा गया और इसके सक्सेस के बारे में बताया गया। ये हो गया बुक के बारे में। अब हम जानते हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा उनके बारे में। वैसे तो दोस्तों आप सरोजनी नायडू के बारे में जानते होंगे क्योंकि यह फ्रीडम फाइटर थी। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में और इनकी मृत्यु हो गई 2 मार्च 1949 में। यह एक ग्रेट इंडियन थी क्योंकि यह इंडिया में फ्रीडम फाइटर भी थी। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से पढ़ाई की थी। इनके नाम से 1964 में स्टाम्प भी जारी हुआ था दोस्तों। इन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च भी किया। यह पॉलिटिशियन भी थी, राइटर भी थी, पोएट राइटर भी थी और इनकी नोटेबल वर्क है गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। सरोजिनी नायडू के बारे में जानने के बाद आइए दोस्तों हम इस पोयम के समूह को देखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें 40 पोएम्स हैं और हर पोएम अलग अलग मतलब रखती होंगी दोस्तों। थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा पर मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो इसको डिवाइड किया गया दोस्तों 3 पार्ट्स में, पर द सेकेंड चैप्टर इसका बेस्टेस्ट पार्ट है क्योंकि यह मेलोडियस सॉन्ग को डेडिकेट करता है। और ये जो सॉन्ग है दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि इसके टाइप में एक है फोक सॉन्ग और ये जो फोक सॉन्ग है दोस्तों इसमें वॉन्डरिंग सिंगिंग की गई है। कहती है कि मैंने इस फोक सॉन्ग यानी कि लोकगीत को इसलिए बताया है क्योंकि मैं जब गांव में घूमती हूँ तो वहाँ के सुंदर दृश्य और हवाएं मुझे एक संगीत सुनाते हैं। वो हवाएं मेरे कानों में जब भी टकराते हैं मुझे एक मधुर गीत का आभास होता है और इन्हें सुनकर मुझे स्वतंत्रता का आभास होता है। मैं फ्रीडम हो चुकी हूँ, मैं अपने ही देश में आज़ाद घूम रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। की बात सरोजनी कहती है, मुझे पागल ना समझना कि मैं इन सब बातों पे बात कर रही हूँ। जॉन मैरेफिल्ड जो इंग्लैंड के पोएट है उन्होंने भी अपने पोएम सी फेयर में समुद्र से बात की थी जिसकी लाइनें हैं आवर लीज are of cities whom luster is said, laughter and the beauty of women long dead, the sword of old battle, the grove of old king, a happy and simple and sorrowful thing। वह जॉन की लिखी हुई कविता को थोड़ी और डिटेल में बताती है कि उन्होंने बैटल्स को दिखाया है, अपने पेन को दिखाया है और अंतिम में उन्होंने कहा है कि मैं खुले में सांस ले रहा हूँ। मानव जीवन अस्त व्यस्त है फिर भी मैं सुकून से जी रहा हूँ। इसके बाद वो कहती है ये भी तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। इसके बाद वो सॉलिटरी रीपर्स की कुछ पंक्तियाँ लिखती है। Will no one tell me what these things? Perhaps the planetive numbers flow of unhappy and far of things and battle go long ago. Or is it some more humble familiar matter of today, some natural loss or pain that has been or may be again। इस कविता का जिक्र कर कर वह दोनों कवियों में तुलना करती है दोस्तों और कहती है कि दोनों में एक ही चीज है बैटल यानी लड़ाई, उनकी संस्कृति की बात। और मैं भी तो भारतीय संस्कृति, उनके रंगों, उनके बुनकरों के बारे में ही कह रही हूँ। यही बात कहती हैं सरोजनी जी। इसके बाद सरोजनी नायडू कुछ कॉमेडी पोइम्स की तरफ जाती हैं और बताती हैं कि कोरोमंडल कोस्ट और कोरोमंडल फिशर एंड द वर्ड कोरोमंडल रियलम ऑफ कोरा, इन पोयम पर वो प्रकाश डालती हैं। वो इन पर प्रकाश डालती हैं अपने स्त्री हृदय से और कहती है
कि जब भी मैं हवाओं के बारे में कोई भी कविता सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कोई बच्चा मधुर गीतों से मुझे प्रसन्न कर रहा हो। यह प्रकृति का जादू और उसका सौंदर्य और उसकी आवाज़ें ही तो हैं। इसके बाद वो कहती है कि मछुआरे अपना जाल फेंकते हैं और एक मधुर सी गीत सुनाते हैं। यह सब बातें दोस्तों आपको तभी समझ में आएगी जब आप कोरोमंडल फीचर्स पढ़ेंगे। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ नीचे देख लें, उसके बाद ये पढ़ें। समुद्र की गीतों से ऐसा लगता है कि वह हमारी माँ है, बादल हमारे भाई हैं और लहरें हमारी साथी। सरोजनी कहती है कि ये मछुआरे पानी का साथ लेते हुए मछलियों में अपना वर्चस्व ध्यान रखते हैं। चंद्रमा अपनी लालिमा फैलाए हुए है, सब हंसी खुशी हैं। आगे ऐसा लग रहा है मानो आसमान धरती से मिलन कर रहा हो और नारियल के वृक्ष उन्हें सलाम कर रहे हो। सरोजनी इसमें प्राकृतिक और मनुष्य का मेल दिखाती है दोस्तों, और बताती है कि यह देखकर वो कितनी प्रसन्न है। वो कहती हैं यह सब बातें जॉन मैसेफिल्ड की कविता ज्वार की याद दिलाती हैं, यानी सी फेवर की याद दिलाती है दोस्तों। इसके बाद वो कविता में चांद की रोशनी, गिलहरियों का लहराना, सांप का शशान का जिक्र करती है। इसके बाद वह यह भी कहती है यह चांदनी मेरे पैरों में इस तरह पड़ रही है और ये जो बांसुरी की धुन है ये मेरे इस तरह कानों को सजा रही है, मानो मैं ये नई नवेली दुल्हन हूँ और यह चांदनी मेरे शरीर में मुझे और भी सुंदर और सुनहरा बना रही हो। तितलियाँ मेरे शरीर में बैठकर मुझे सुंदर बना रही हैं। बेसिकली दोस्तों सरोजनी नायडू जो है वो प्रकृति में खो जाती है और उससे अपने प्रेम का बखान करती है। उन्हें उन कविताओं में क्या क्या अच्छा लगा का जिक्र करते हुए वो आगे बढ़ती है। ने नो लॉन्गर आई मे होल्ड इन माई स्पिरिट सॉफ्ट केयरलेस और लाइक लोटस लीव इन फॉल्ड यू इन द tangles ऑफ माई टेस्ट fairy fancy fly away to the wild cloud wilderness fly away। पंक्तियों के बारे में वो कहती है यह इसमें अल्बास्टर ने एक अलग ही परिभाषा को नियुक्त किया है और बताया है कि प्रकृति को अलग ढंग से देखा है। उसने प्रेम समक्ष दर्शाया है और दिखाया है दोस्तों कि प्रकृति को एक अलग ढंग से भी प्यार किया जा सकता है। इसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अंतिम की पंक्तियों में हैदराबाद के एक निज़ाम के बारे में कहा गया है। वह अपने राजा को अपनी पत्नी श्रद्धांजलि देता है और अपने प्रति प्रेम को दर्शाता है। डिजाइन प्रिंसलेस माई ट्राइब्स टू रिसीव द लिग ऑफरिंग टू योर who round your jeweled sceptre by the lilies of poets fame। इसमें वह नेचर से हटकर एक राजकुमार के बारे में कहती है कि यह राजकुमार किसी भी धर्म जाति के बारे में नहीं जानता। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वह भेदभाव नहीं चाहता। उसके राज्य में सभी प्रजा एक बराबर है। सरोजनी शायद दोस्तों अकबर के बारे में कह रही है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कविताओं में मुगल एम्पायर का भी जिक्र किया है। वो कहती है वो राजकुमार पहाड़ों झरनों से ही नहीं स्त्रियों के इज्जत का भी सम्मान करता है। और यह कहकर वो आगे बोलती है एंड साके सिंगर्स डाउन द स्ट्रीट्स और फॉर अस इन अ स्ट्रीम डी फोर गॉबलेट्स ऑफ योर लव गागल्स द रेप्चर ऑफ सूफी वाइन। इन लाइनों में वह कहती है कि वह राजकुमार के हृदय में बहुत ही प्रेम भरा है, वो काफ़ी शक्तिशाली भी है और वह उन वन मंदिरों में भी जाता है जहाँ पे सौंदर्य की प्रतिमाएं हैं और नृत्य करती अप्सराएं हैं। वह जेम एच कज़न की एक पोएम के जिक्र करती है जिस उन्होंने एक इमेजिनरी वुमेन के बारे में कहा है। वह इमेजिनेशन वुमेन उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। उन्होंने इंडिया के ब्यूटी के बारे में भी कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है। यह लाइनें जहांगीर ने कही थी दोस्तों। शायद सरोजिनी नायडू उन्हीं के बारे में कह रही है, पर वह स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रही कि जहांगीर ने यह शब्द कहा है। वो कहती हैं कि यह एक बादशाह ने कहा है। इसके बाद वो आगे बढ़ती हैं। द serpents are asleep among the pop, the fireless light, the soundless pathos, two tangled path where shackles are stripped and parrot plumage odds are the dying, my cousin observation among the dancing।
सरोजिनी नायडू अपने एक पोयम डांसिंग विंड का जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे कज़न ये सोचते हैं कि डांसिंग विंड में मैंने अपने नृत्य को दिखाया, पर ऐसा नहीं है। वो कहती है, मैंने एक जंगल की स्त्री मनोरम गीतों को दिखलाया है, जिसकी पहली पंक्तियां निराशा भरी है, पर अंतिम पंक्तियों में उसे उसका लक्ष्य मिल जाता है। इसके बाद वो लिखती हैं, ओ गॉड born lover, warm, my love.com, and armor with imperable July, of herbs, template, Neil flames, carbons. Oh, my heart is unsatisfied. The king is surprised and asking queen what of more she would desire. When she had everything, she thus responded, women go stand like a moral room. Give me rival, O king. सरोजनी अपने पोयम द क्वीन रेबल्स के बारे में बताती है। इसमें सरोजनी ने सास बहू वाला टॉपिक डिस्कस किया है दोस्तों, और बताया है कि सास अपनी बहू से इसलिए चिढ़ती है क्योंकि वह सुंदर नहीं। वह यह मानती है कि सास की कभी मैं भी इतनी सुंदर थी और यह मेरा जगह ले रही है। पहले मैं मालकिन थी घर की, अब ये हो रही है, इसलिए वह अपनी बहू से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है। यह बातें वह डेडिकेट करती है ईरान के किंग फिरोज और उनकी बीवी गुलनार, जो कि अपनी बहू से जल रही होती है। इसके बाद वह कहती है कि इन स्त्रियों से हटकर कुछ स्त्रियां वो भी हैं जिन्होंने पुरुषों के इस समाज में अपना वर्चस्व हासिल किया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई। सरोजनी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बखान करती है और उनकी कहानी के बारे में बतलाती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, टाइम लिफ्ट द सर्टेन अनवेव्स एंड सोरो लुक इनटू हर फेस, हु शैल प्रिवेंट द सबटाइटल और शील्ड अ वुमेन आई फ्रॉम ट्री। इन पंक्तियों में सरोजिनी नायडू कहती है दोस्तों कि स्त्री का सपना होता है कि वह खेले कूदे, अपनी सौंदर्य से सबको मोहित करे, पर रानी लक्ष्मीबाई का ऐसा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी। रानी लक्ष्मी के बाद वह गौतम बुद्ध के बारे में बताती है और कहती है कि गौतम बुद्ध काफ़ी ज़्यादा शालीन और शांत व्यक्ति थे। वह राजा थे, पर उन्होंने परित्याग कर दिया अपने सारे सुख सुविधाओं को और एक शांति भरा जीवन व्यतीत करने लगे। अरविंदो ने एक पोएम लिखी थी दोस्तों, ऑफ गॉड, जिनका जिक्र करती है सरोजिनी नायडू और कहती है कि बुद्ध एक शांति भरा जीवन जीना चाहते थे और उन्हें वह शांति भरा जीवन परित्याग से मिला। वह सब चीज़ त्याग दिए और अपनी शांति में लीन हो गए। उन्होंने मनुष्य जीवन को जीना सीखा और सारी कष्टों से दूर हो गए। ना जीवन ना मृत्यु, वो सब कुछ अपने में ले लिया। परित्याग के बाद ना वो राजा थे, वह एक महान मनुष्य बने। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की और वह धर्म बहुत ही शांतिपूर्ण था। इसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और पढ़ती हैं, लाइफ इज़ अ प्रिज्म ऑफ माई लाइफ, डेथ इज़ द शैडो ऑफ माई फेस। इसमें सरोजिनी नायडू ने तीनों देवताओं के बारे में कहा है दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो कहती है कि ब्रह्मा जी कमल में विराजमान हैं और विष्णु जी जो शेषनाग पर बैठे हैं, पर वो स्त्रियों को बहुत ही सुंदर और मनमोहन बनाए हैं। और मेरे पूरे इस बुक में आपने देखा कि किस प्रकार सौंदर्य अलग अलग जगहों में होता है, कभी प्राकृतिक में होता है, तो कभी स्त्रियों में होता है, तो कभी मन में होता है। यह सब भगवान के द्वारा ही रचाया गया है। इसके बाद वह कहती है, ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम में पैगंबर ने भी स्त्रियों के प्रति काफ़ी अच्छी बातें कहा है। इसके बाद वह कहती है, देखा जाए तो सभी धर्मों में स्त्रियों को इज्जत दी गई है और हम सब एक हैं। शांति का दूत बनकर मैं आई हूँ एक स्त्री, यह बतलाने यह संसार एक शांति से ही चलेगा। यहीं पे यह ख़त्म होता है दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।